नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का यूपीएससी हिंदी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग घटना चक्र में समसामयिकी कर रहे हैं और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लगभग 2 प्रश्न आएंगे, आप चाहें जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि आज टॉपिक केवल 3 है बट 2 प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नए भारतीय रामसर स्थल। तो रामसर साइट्स में 2 और जो इंडियन जगह हैं, स्थल हैं, उनको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रामसर है क्या, ये कन्वेंशन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या करते हैं इसमें, और फिर सारे रामस्थल साइट्स के बारे में या रामसर वेटलैंड्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमियों पर अभिसमय है, यानी कि वेटलैंड्स पर है। ठीक है, इसी को रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये करती क्या है कि जो वेटलैंड्स होती हैं उनके संसाधनों के संरक्षण और साझेदारी पूर्व उपयोग हेतु एक अंतर सरकारी संधि है। मतलब एक टाइप की ट्रीटी है जो इनके संसाधनों का संरक्षण करेगी। पहले तो वेटलैंड जो है उनका संरक्षण करेगी। वेटलैंड्स क्यों मतलब ऐसे संरक्षित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, इसलिए उसको जो है संरक्षित किया जाता है और उसका अगर उपयोग करना है तो साझेदारी पूर्व करना है। ठीक ना, समझदारी पूर्वक करना है। इसी के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल या अंतर सरकारी संधि बनाई जाती है, की गई है। इसका उद्देश्य जो है स्थानीय राष्ट्रीय कार्यवाहियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। मतलब मेनली ये क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड्स, वेटलैंड्स। अब है क्या, जो रामसर है वो कहाँ है, ये ईरान में है। ईरान का एक शहर है जिसका नाम था रामसर। ठीक, 1971 में अभिसमय हस्ताक्षरित किया गया। तो कभी कभार छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामसर कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रामसर कहाँ स्थित है, तो रामसर स्थित है ईरान में। ठीक, फिर पूछा जा सकता है कि रामसर पर जो साइन हुआ इस ट्रीटी पर वो कब हुआ, तो 1971 में ये साइन हुआ इस पर, इस संधि को लेकर के। ठीक, प्रभावी वर्ष क्या था, तो 1975 में यह प्रभावी हुआ। ठीक है, हस्ताक्षरकर्ता देश थे टोटल 172 उस समय। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रामसर सूची। तो ये जो रामसर सम्मेलन हुआ उसमें कहा गया कि जितने रामसर साइट्स हैं उनकी एक क्या बनाई जाए, लिस्ट बनाई जाए। तो कंट्री वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इंडिया में या फिर ईरान में जो होंगे, पाकिस्तान में जो होंगे, इधर उधर कंट्रीज़ में जो जो साइट्स होंगी उनको रामसर सूची में शामिल किया जाएगा। और उस समय जो कन्वेंशन हुआ उसमें यह था कि प्रत्येक देश अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित न्यूनतम एक आर्द्र स्थल भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, यानी कि लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एक किसी आर्द्र भूमि को आप विश्व महत्व की आर्द्र भूमि घोषित करें। ठीक है ना, और इसी में जो आर्द्र भूमियों को रामसर लिस्ट जो है दी गई। संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क था जो रामसर सूची में था। वर्तमान में यह रामसर सूची जो थी है वो विश्व में संरक्षित है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्तमान में संख्या 2439 है, बढ़ती रहती है। तो अभी करंट में हो सकता है कि 1-2 और कहीं किसी और कंट्री में जो है रिकॉग्नाइज हुआ हो और बढ़ गई हो। ओके, आच्छादित क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। कब मनाया जाता है, तो फरवरी 2। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फेब 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है विश्व में। और उसी अवसर पर भारत में 2 नई आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में, यानी कि लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में शामिल किया गया है। पहला है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है बखीरा। तो बखीरा है आपका संत कबीर नगर और खिजड़िया है आपका जामनगर गुजरात। ठीक, संत कबीर नगर यूपी। बखीरा गोरखपुर से कुल मिला के आप जानिए 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये फ्लड प्रोन एरिया है, यानी कि बाढ़ जन्य एरिया है। ठीक है, और उससे बना हुआ है। आइए जानते हैं कुछ और फैक्ट। कह रहा है कि इस प्रकार भारत में जो रामसर साइट्स हैं वो कुल मिलाकर 49 हो गई हैं, जो कि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो इंडिया में है। करंट में 49 है और बढ़ रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो
तीसरा क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, इससे ये पूछा जा सकता है। फिर जानते हैं कुछ खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है वो मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में, चौथा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मीठे पानी की एक आर्द्रभूमि भारत के द्वारा शामिल की गई है, उसका क्या नाम है और कहाँ स्थित है। तो पहला हो जाएगा इसमें कि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, और दूसरा हो जाएगा कि जामनगर गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी के आसपास। ठीक है, खिजड़िया के बारे में जानते हैं कि वर्ष 2020 में इसका सृजन हुआ है। जामनगर जिला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है, मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। आगे देखते हैं कि वर्ष 1920 में खेतों में खारे पानी के प्रवेश को रोकने के लिए एक बांध के निर्माण के फलस्वरूप इस आर्द्रभूमि का सृजन हुआ, यानी कि मैन मेड आर्द्रभूमि है। उत्तर पश्चिम जिले में जलीय पक्षियों का एक महत्वपूर्ण आवास बन चुका है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं कह रहा था कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो 125 प्रजाति सहित 300 से अधिक जलीय पक्षी का आश्रय स्थल है, पक्षी यहाँ आते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से जो संकटग्रस्त है, पक्षियों में संकटग्रस्त पलास फिश ईगल, तो पलास फिश ईगल जो है, इसके साथ इंडियन स्किमर या पंचीरा, ये वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं, जिनको कॉमन पोचार्ड, यानी कि इस श्रेणी में कॉमन पोचार्ड में शामिल किया गया है। तो दो यहाँ पर पक्षियों का नाम है पलाश फिश ईगल, पलाश फिश ईगल, और दूसरा है आपका इंडियन स्कमर, इंडियन स्कीमर। ठीक, तो ये दो पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। हालांकि पक्षी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं उसका क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। नेक्स्ट, बखीरा। बखीरा मैंने आपको बताया कहाँ पर स्थित है, तो ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर से कुल दूरी होगी 15 किलोमीटर। ठीक है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। मैंने बताया था कि नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है, यानी कि फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पर फ्लड आती थी। ठीक है, राप्ती का पानी, राप्ती नदी है यहाँ बहती है, तो उसके पानी से यहाँ पर जो है एक आपका वेटलैंड का निर्माण हो गया, जो प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। ये जो अभ्यारण्य है वो 1980 में स्थापित हुआ। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 के अंदर संरक्षित है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसके विषय में। तो 80 में स्थापित हुआ, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो संरक्षित है, संत कबीर नगर जिले में है बखीरा। ठीक है, ये सार्वभौमी 80 से अधिक पक्षी का स्थल है, जो पूछेगा नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य एशियाई उड़न मार्ग, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से होकर आने वाले पक्षी जैसे सफ़ेद गिद्ध, इजिप्टियन वल्चर, कलजंगा, ग्रेट स्पॉटेड ईगल, कॉमन पोचार्ड, जंगली तीतर, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, पनवा, ओरिएंटल डार्टर यहाँ आश्रय प्राप्त करते हैं। तो इसमें से मुझे जो लगता है, ठीक है, उसमें आपका सफ़ेद गिद्ध, इजिप्टियन वल्चर और ग्रेट स्पॉटेड ईगल, ये दो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जंगली तीतर और पनवा बहुत सारे हैं, बट दो आप याद रखिए कि यहाँ पर अगर पक्षियों का नाम देता है, अगर कुछ आपका भाग्य, अगर दुर्भाग्य भी खराब रहता है, तो इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सा पक्षी पाया जाएगा। तो बस एक बारी दो बारी आप इसको रीड आउट कर लो कि यहाँ पर वल्चर्स पाए जाते हैं या ईगल पाए जाते हैं, जैसे इजिप्टियन ईगल या सफ़ेद ईगल और कलजंगा ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। ठीक, आप कहते हैं कि रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। इसको भी क्वेश्चन में बना दे रहा हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी बढ़कर हो चुकी है। तो बढ़कर कुल 10 हो चुकी है। पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे, यहाँ पर टोटल जितने रामसर साइट से सब दी हुई हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का निकाल करके पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी स्टेट्स का हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। ऊपरी गंगा नदी, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। उसके अलावा आता है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश का है। समान पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश का है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश का है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई, नवर झील, सूर सरोवर, बखीरा अभी जो हाल ही में शामिल हुआ, तो ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश की चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है ऊपरी गंगा, पहला, ओके। फिर है आपका नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समान, समसपुर, सांडी, सरसई, सुर सरोवर, बखीरा, एक कोई छूट रहा है, और एक हैदरपुर
आर्द्र भूमि जो छूट रहा था ये भी उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो आप इसको चाहे जैसे याद कर लो। नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समान, समसपुर, सांडी, सरसई, सुर सरोवर, जो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था आपका, सुर सरोवर के विषय में, पार्वती अर्गा के विषय में पूछ चुका है। ठीक है, हैदर आर्द्र भूमि, बखीरा और सबसे पहला था आपका ऊपरी गंगा। तो इतने यूपी के हैं। बाकी हम लोग एक बारी सबका नाम पढ़ लेते हैं। अष्टमुडी है आपका केरल में, भितरकनिका है उड़ीसा में, भितरकनिका आपका क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता था। भोज आर्द्र भूमि है मध्य प्रदेश में, चंद्रताल है हिमाचल प्रदेश में, चिल्का है उड़ीसा में, दीपोर बील असम में, दीपोर बील है असम में। पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में बिल्कुल होगी ही होगी। हरिके झील पंजाब में, होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर हाईलाइटेड है। कांजली पंजाब में, केवलादेव राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में, नल सरोवर गुजरात में, पॉइंट केलिमर वन्यजीव तमिलनाडु में, पौंग बांध हिमाचल प्रदेश, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, रोपण पंजाब, रुद्रसागर त्रिपुरा, सांभर झील राजस्थान में है, सस्थाम कोट्टा केरला में, सुंदरबन आपको पता है, सुरिनसर मानसरोवर ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर, सो मोरीरी लद्दाख में, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो मोरीरी। ठीक, ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश, वेम्बनाद केरल, वुलर जम्मू कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है, नांदू मधमेश्वर महाराष्ट्र, केशोपुरी मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब, व्यास पंजाब, नांगल पंजाब, बाकी मैं उत्तर प्रदेश का पढ़ चुका हूँ। काबरताल बिहार, आसन उत्तराखंड, खिजड़िया अभी हाल ही में शामिल हुआ गुजरात, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडवास हरियाणा, थोल ये इम्पॉर्टेंट है गुजरात में है, थोल झील वदवाना गुजरात। ठीक है, तो आप इस समय 2 पढ़ेंगे, यूपी 3 पढ़ेंगे, गुजरात और जम्मू कश्मीर। ये 3 की जितनी वेटलैंड्स हैं वो आप एक बार वीडियो पॉज करके याद कर लेंगे कहीं लिख करके। इन 3 में से प्रश्न पूछने के चांसेस हैं, बाकी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ओके, तो नल सरोवर है गुजरात में, उसके अतिरिक्त खिजड़िया है, थोल है और वधवाना है। तो ये 4-5 गुजरात का है, यूपी का मैं बता दिया और जम्मू कश्मीर का भी मैंने हाईलाइट कर दिया था। तो ये 3 इस बार की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली जैव विविधता पार्क भारत का प्रथम OCEM स्थल बना है, यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, OCEM बोलते हैं। इसके विषय में चलिए जानते हैं क्या है ये। तो समझते हैं है क्या ये जो अरावली जैव विविधता पार्क है, इसे भी वेटलैंड डे के दिन जो है ऐसा शामिल किया गया है OECM स्थल के रूप में, और ये भारत का प्रथम है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ भारत में प्रथम रूप से शामिल की जाती है, ठीक है, मतलब भारत की कोई चीज़ कहीं प्रथम रूप से अगर शामिल की जाती है तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो अगर इस UP-PCS के एग्ज़ाम में ना सही, परंतु जो भी हमारे दोस्त बिहार PCS, MP PCS या अन्य एग्ज़ाम देते होंगे, ठीक, या अगर कोई लोअर का एग्ज़ाम दे रहा है या फिर ROA, RO, PET कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसमें ये प्रश्न घुमा फिरा के अगले 6 महीने में आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपको दिख जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में जानते हैं। OECM जो पूरा नाम है उसका है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। ठीक, कुल मिला के होता क्या है कि जो कंजर्वेटिव, जो जहाँ पर कंजर्वेशन हो रहा है उसके बाहर में अगर यथास्थान आपका थोड़ा बहुत कंजर्वेशन होता है, ठीक है, कुछ संरक्षण होता है वहाँ पर, तो उसी को OECM स्थल में शामिल किया जा सकता है। समझते हैं क्या है यह। उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों के प्रोटेक्टिव एरियाज यानी कि बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के स्थान संरक्षण में सफल रहते हैं। वही जो मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, इसके बाहर का क्षेत्र में अगर आपका जैव विविधता पाया जा रहा है या उनका संरक्षण है इन सिटू यथास्थान, ठीक है, तो आपको OECM दर्जा
दिया जाता है उस केस में, क्योंकि इसका नाम ही है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है ना। कह रहा है कि 2018 में जैव विविधता यानी कि CBD जो हुई थी, ठीक है, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उसके पक्षकारों के 14वें सम्मेलन में OECM की एक परिभाषा निकाली गई कि OECM क्या होगा। बेसिकली इसको समझने के लिए नवंबर 2018 में एक परिभाषा दी गई। वो परिभाषा क्या थी, बहुत ध्यान दीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में, किसी बड़े एग्जाम में डायरेक्टली परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ दे। कहा जा रहा है संरक्षित क्षेत्र अथवा प्रोटेक्टेड एरिया से पृथक से अलग एक ऐसा भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो जैव विविधता के यथास्थान अर्थात इन सीटू संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से शासित और प्रबंधित है। ठीक, तो परिभाषा वही है जो अभी समझाया गया कि कोई संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, अगर उससे पृथक या उसके बाहर कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि जैव विविधता के इंसीटू संरक्षण अथवा यथास्थान संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से शासित और प्रबंधित है। मतलब वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी एक समय के साथ और सकारात्मक रूप से, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर जो अन्य प्रजातियाँ हैं, जो जीव जंतुओं की हैं, उनके पाए जाने की प्रायिकता धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, और वो वहाँ यथास्थान अथवा इन सीटू रूप से संरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मेन संरक्षित क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र होगा। ठीक, यानी कि PA जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसका प्राथमिक उद्देश्य संरक्षण होना अनिवार्य है। ठीक, संरक्षित क्षेत्रों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, संरक्षण होना अनिवार्य है। हालांकि OECM के लिए आवश्यक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों में संरक्षण, जो संरक्षित क्षेत्र है यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज है, उनके लिए संरक्षण होना आवश्यक है, परंतु OECM के लिए आवश्यक नहीं है। OECM का प्रबंध विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन उन्हें प्रभावी संरक्षण भी प्रदान करना होगा। ये एक अटकल है, ये डिमांड की जा रही है। देखते हैं क्या है। IUCN द्वारा भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है, ठीक ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे। ये रेड डेटा बुक निकालती है, ठीक, जिसमें आपके विलुप्त प्राय, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, अलग अलग कोटि के जो है जीवों को रखा गया है। तो इसने वेटलैंड डे के दिन जो है ये काम किया है। तो अरावली जैव विविधता पार्क को ये जो है सबसे पहले शामिल किया गया है। इसमें मानदंड क्या क्या है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। अब इसमें 3 बातें कुल दी हुई हैं, जिसमें से 2 मुख्यतः इंपॉर्टेंट है और तीसरी नॉर्मल बात है। पहला क्या कहता है कि जैव, इसका जो उद्देश्य है वो जैव विविधता संरक्षण नहीं हो। ठीक, पहला, ऐसे क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जिसका उद्देश्य क्या हो, जैव विविधता संरक्षण नहीं हो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसका मेन उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसे अन्य उद्देश्यों के उपोत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता हो। कोई अन्य उद्देश्य के उपोत्पाद, मतलब किसी अन्य उद्देश्य से इसको रखा गया और उसमें आपका संरक्षण जो है मिल गया। समझ रहे हैं आप कि जैव विविधता संरक्षण इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, इसका जो उद्देश्य था वो अन्य उद्देश्य के उपोत्पाद के रूप में आपको ये चीज़ मिली है। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा है कि इस द्वितीयक उद्देश्य इसका जैव विविधता संरक्षण हो, प्राथमिक उद्देश्य इसका कुछ और था, उसमें आपको जैव विविधता संरक्षण भी मिल रहा है, तो उसे द्वितीयक उद्देश्य बना लिया गया। हालांकि तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जैव, इसका जो अगर प्राथमिक उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण अगर होता है, ठीक, फिर भी प्रशासनिक प्राधिकरण ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज का दर्जा देने के लिए इच्छुक नहीं है। अगर वो है भी संरक्षित क्षेत्र, ठीक ना, जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र है भी अगर वो, तो जो प्रशासनिक निकाय है यानी कि प्रशासनिक प्राधिकरण जो है वो इसको जैव विविधता वो इसको प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि संरक्षित क्षेत्र का दर्जा नहीं दे रहा है। कहने का मतलब संरक्षित क्षेत्र जो होगा ये कोर है, इसके बाहर का कोई का एरिया है, ठीक, जिसको बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज का दर्जा नहीं दिया गया है, परंतु फिर भी वहाँ पर इस तरह का कंजर्वेशन जैव विविधता जो है बायोडाइवर्सिटी देखी जा रही है। ठीक, हालांकि वो किसी और उद्देश्य से वहाँ पर था, बट उपोत्पाद के रूप में, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आप वहाँ पर जैव विविधता संरक्षण भी देख रहे हो। ठीक है, तो इसके 2 मानदंड है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए
तो एक स्टोरी है जिसको मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ कि 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे मनाया जाता है। उसके अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क, तो याद रखिएगा गुड़गांव में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है ये अरावली जैव विविधता पार्क या अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, एबीपी न्यूज़ सुनते होंगे ना। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है। यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें जैव विविधता क्षेत्र के विषय में अगर जानेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन के रूप में परिवर्तित करने के माध्यम से इस पार्क को विकसित किया गया था। कि 40 वर्ष पुराना एक खनन स्थल था, उसको सिटी फॉरेस्ट के रूप में परिवर्तित करने के माध्यम से इस जैव विविधता पार्क को, अरावली जैव विविधता पार्क को आपका मतलब विकसित किया गया था। ये गुरुग्राम नगर निगम, जो गुड़गांव का नगर निगम है, और IM गुड़गांव, ठीक है ना, IM गुड़गांव का इस संयुक्त उद्यम है। तो 2 लोग हैं, एक है आपका गुड़गांव नगर निगम और दूसरा है आपका IM गुड़गांव। ठीक, इसका संयुक्त उद्यम है, लिखा हुआ है MCG, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है ना। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव या गुरुग्राम और IM गुड़गांव एक स्कीम है। ठीक, उसके तहत जो है ये चलाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने क्षेत्र में पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, वनस्पति आप पढ़ सकते हो कि सेमी एरिड है, आपको पता भी है कि गुड़गांव की वनस्पति आपकी थोड़ी सी सेमी एरिड है, जिसमें देसी पौधे झाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। ऐसी अरावली श्रृंखला में पाए जाने वाले वृक्ष एवं झाड़ियाँ ही इसमें उगाए गए हैं, क्योंकि मृदा और जलवायु वहाँ के उपयुक्त है। 201 प्रजातियों का है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, ये आप अपनी जानकारी के लिए किसी अगर मेंस राइटिंग करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा केंद्र CERE के अध्ययन के अनुसार यह पार्क दिल्ली NCR की लगभग 7.07% ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति करता है। कहा क्या जा रहा है कि अप्रैल 2021 में जो गुरुग्राम नगर निगम था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम था, उसने 2031 तक के लिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, 2031 तक के लिए हमारे हरियाणा के जो भाई बहन हैं वहाँ पर जो छोटे एग्जाम्स होते होंगे उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो ध्यान देंगे आप लोग कि 2031 तक के लिए अरावली जैव विविधता पार्क की परिस्थितिकी बहाली और संरक्षण हेतु हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है ना, हीरो मोटर कॉर्प के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है याद रखेंगे, गुरुग्राम नगर निगम में उसकी रखवाली के लिए 2031 तक के लिए हीरो मोटर कॉर्प के साथ समझौता किया। नेक्स्ट देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम ने हीरो मोटर कॉर्प के साथ जो है समझौता किया है। किस चीज़ के लिए, कब किया है, अप्रैल 2021 में किया है, ठीक है, जो इस अरावली जैव विविधता पार्क है उसकी परिस्थितिकी बहाली और संरक्षण हेतु। ओके, प्रभाव क्या है कि गुरुग्राम में जो है ग्राउंड वाटर 5 फीट प्रतिवर्ष की दर से कमी आ रही है। इस संकट के मध्य यह पार्क 320 मिलियन के पुनर्भरण में सहायक होगा। यानी कि अगर आप मेंस का कोई एस्से भी लिख रहे हैं या फिर मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो या मेंस दे रहे हो, तो भी आप ये पॉइंट डाल सकते हैं अगर आपका वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई मिलता है कि गुरुग्राम में भाई अरावली नाम का एक ऐसा पार्क है जो कि इन सीटू यानी कि स्वतः एक संरक्षण भी प्रदान करता है, उसके साथ साथ ये आपके 320 मिलियन लीटर जल के पुनर्भरण में भी सहायक होगा, जो कि जल संकट से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निपटने में सहायक है। अगर वायु प्रदूषण का भी उसमें डालना चाहते हो, पोल्यूशन के ऊपर पूछ रहा है, तो 7.07% की जो ऑक्सीजन है आपकी दिल्ली नोएडा मतलब NCR में, उसका जो प्रतिपूर्ति है मतलब पूर्ति करता है वो यही करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। कह रहा है कि ये कार्बन सिंक का भी कार्य कर रहा है, ये भी आप पॉइंट डाल सकते हो। यानी कि अगर कोई भी कंजर्वेशन टाइप का क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण से रिलेटेड तो आप इसको यहाँ पर इसका उल्लेख कर सकते हो, अरावली जैव विविधता पार्क का। अब कार्बन सिंक क्या होता है ये आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कार्बन सिंक एक ऐसा प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ मात्रा में कार्बन युक्त रासायनिक यौगिकों का भंडारण करता है। इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कटौती करता है। कार्बन सिंक मतलब ऐसा समझ लो ना कि कार्बन जो कार्बन का कंसंट्रेशन है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसको ये ऐसा समझो कि एब्जॉर्ब करके अपने पास रख रहा है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है, उसी को कार्बन सिंक बोलते हैं। ठीक, अगला कह रहा है कार्बन सिंक द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित और संग्रहित करने की प्रक्रिया ही कार्बन पृथक्करण है या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है।
नेक्स्ट कह रहा है कि पार्क जो है कार्बन पृथक्करण R200,000 में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि OECM ने जो है अरावली जैव विविधता पार्क को IUCN ने OECM की लिस्ट में डाला है, जो भारत का पहला ऐसा OECM की लिस्ट में जाने वाला पहला पार्क है। तो सारी बातें आपको थोड़ी बहुत क्लियर होंगी कि क्या है ये, कि मेन जो आपका कंजर्वेशन एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बाहर का एरिया होगा, जिसका प्राथमिक काम जो है संरक्षण या बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा। द्वितीय काम हो सकता है प्राथमिक कार्य का सह-उत्पाद बायोडाइवर्सिटी हो जाता है, और अगर प्राथमिक रूप से उसको बायोडाइवर्सिटी कर भी रहा है वो, तो उसको जो वहाँ के स्थानीय निकाय या जो भी लोकल बॉडीज़ हैं वो इस तरह का प्रोटेक्टेड एरियाज़ के रूप में घोषित नहीं करने के इच्छुक हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे हरियाणा वाले भाई बहनों के लिए, यूपी में जो एग्ज़ाम आ रहा है उनके लिए। नेक्स्ट आता है सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया है। ये TX2 अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आशा करता हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन तो बाघ अभ्यारण्य से पूछता ही पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य है, सत्यमंगलम टाइगर सेंचुरी अभ्यारण्य, वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसमें ये बता रहा है कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले या एक शताब्दी पहले लगभग 1 लाख के आसपास जो है आपके जंगली बाघ उपस्थित थे, ठीक। परंतु कंजर्वेशन स्टार्ट कब होता है, जब बाघ से उनकी पोचिंग स्टार्ट हुई। पोचिंग मतलब तस्करी, ठीक है, कि उनकी खाल से कुछ बनाना है या फिर किसी अन्य शौक के लिए बाघों को मारा जा रहा है, ठीक है, पालतू बनाने के लिए, अपने घर पर पालने के लिए, सर्कस के लिए, इत्यादि क्षेत्रों के लिए। तो जब पोचिंग स्टार्ट हुई तो बाघों की संख्या कम होनी स्टार्ट हो गई। तो एकाएक जो ये अपना मानव समुदाय है वो फोकस्ड हुआ कि अरे बाघ तो ख़त्म होने वाले हैं, अब उनके ऊपर फोकस करो। जैसे होता क्या था कि पहले वो धुआं वाले काले वाले ऑटो चलते थे, ठीक है, काफ़ी धुआं होता था। जब एक सिटी पूरी पोल्यूटेड हो गई तो उन्हें समझ में आ रहे इसका तो ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन है, तो पूरी पोल्यूट हो गई, अब यहाँ नहीं चलेगा, अब इसको बैन करो। अभी भी वो चीज़ हमारे गोरखपुर में या इससे लोकल जो सिटीज़ होंगी, इससे ख़राब शहर जो हैं वहाँ पर अभी भी वो चलता है। यानी कि जो शहर ख़राब हो गया फिर उसके ऊपर ध्यान दो, शुरू से ध्यान मत दो। ये एक फंडा है जीने का, ठीक है, हम बुद्धिजीवी मानवों का, कि पहले किसी ऐसी चीज़ को यूज़ करो जब उस चीज़ से खराबी शुरू हो जाए कि अरे इससे तो बहुत ख़राबी हो रही है, अब इसका एक अल्टरनेट खोज लो। उन्हें पहले भी अल्टरनेट पता था ये, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो जैसे सपोज करिए कि पॉलीथीन की खोज हुई, पॉलीथीन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, ठीक। तो जब पॉलीथीन की स्टार्टिंग हुई तभी ये पता था कि पॉलीथीन कार्सिनोजेनिक हो सकती है, कैंसर कारक हो सकती है, शरीर के अंदर पाई जाएगी जब हर चीज़ में आप हर सामान आप पॉलीथीन में रखोगे, ठीक है। आपको तेल स्टोर करना है, बिस्किट स्टोर करना है, चीनी स्टोर करना है, एनीथिंग वट एवर यू आर स्टोरिंग, तो वो आप जो भी स्टोर कर रहे हो वो सब तो आप पॉलीथीन में कर रहे हो। तो आगे आने वाले वर्षों में पॉलीथीन खतरनाक होगी, ये तो सभी को पता था। परंतु उस पर विचार कब स्टार्ट हुआ कि इतने ग्रेन वाली पॉलीथीन अब यूज़ हो, ठीक है ना, आपका थर्मोसेटिंग जो पॉलीथीन है वो इस तरह से ना यूज़ हो, जो भी है, कई सारी उसमें रिफॉर्म्स आए, पॉलीथीन बैन कर दो, समुद्रों के अंदर पाई जा रही है, फोटोसिंथेसिस को वहाँ पर जो है प्रभावित कर रही है, क्योंकि जो ओशन है उनके अंदर जो शैवाल है, एल्गीज हैं, वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं हमारे। तो जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो जो हमारा इंटेलेक्ट एक जगत है, जो लोग गवर्न करते हैं, ठीक है, उनको ये संज्ञान में आता है अच्छा ये प्रॉब्लम अब क्रिएट शुरू हुई है, अब इसका एक अल्टरनेट दो। बेसिकली ये विश्व एक बाजार के रूप में जैसे आगे आता है। तो उसी प्रकार शेरों का हाल है, आइए देखते हैं। पहले शेर इतना ज़्यादा परेशान नहीं थे, जबकि लोग असभ्य थे, इतने मॉडर्न और इतने सभ्य सो कॉल्ड नहीं थे, परंतु वो सब ज़्यादा परेशान है। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1 लाख जंगली बाघ थे। शिकार आवास के विनाश के कारण 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक 95% कम हो गई, यानी कि 5% बची, सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, 5% बच गई केवल। तो इन्होंने शुरू किया 2010 में कि 29 जुलाई को हम लोग मनाएंगे वैश्विक बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे।
ठीक है, 29 जुलाई को हम लोग मनाएंगे विश्व बाघ दिवस। आगे कहता है कि वर्तमान में बाघों की आबादी केवल जो आपकी साउथ एशिया में है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली है। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम। तो इसमें रूस और चाइना को अगर हटा दें तो ये साउथ एशिया में बेसिकली नहीं पड़ेंगे, ये ऊपर पड़ेंगे, बट फोकस्ड तो साउथ एशिया में ही है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा बाघ जो है आपके इंडिया में है, तो साउथ एशिया बोलना कहीं गलत नहीं है। 2010 में इनको एक वो आया कि जागरूकता किया जाए, कुछ संरक्षण किया जाए, तो वैश्विक बाघ दिवस एक मनाएंगे ये 29 जुलाई को कि कभी बाघ भी हुआ करते थे। ठीक है, इस तरीके से। तो 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया गया। TX2 लक्ष्य क्या होता है पहले समझते हैं कि TX2 एक 12 वर्षीय यानी कि 2010 से लेकर के 12 वर्ष के लिए यानी कि 22 तक की एक लक्ष्य था। वर्ष 2022 में विश्व में बाघों की संख्या को दुगुना करने का एक वैश्विक प्रतिबद्धता था। ठीक है, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन टाइगर समिट हुई थी। ठीक है, 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य TX2 का निर्धारण किया गया था। तो TX2 में क्या क्या था, तो 12 वर्षों के लिए लक्ष्य रखा गया 2010 से 22 तक के लिए। 2022 में बाघों की संख्या को डबल किया गया, 2x 2 टाइम। ठीक है ना, ये x2 शायद वही दिखा रहा है, जैसे आप कभी देखते हो कि जब आप भगाते हो तो 2x 4x 6x नहीं 8x ऐसे करके आपका फास्ट फॉरवर्डिंग इस तरह से होती है, तो शायद x2 वही डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, कि टाइगर्स को जो है 2x किया जाए यानी कि 2 गुना किया जाए। एक वैश्विक प्रतिबद्धता थी। देश कितने थे, 12 देश थे, 13 देश हैं। ठीक है ना, 13 देशों द्वारा। देखते हैं कि 2010 में विश्व में 3200 बाघ रह गए हैं। ठीक है, जिसमें से भी मुझे लगता है कि 2700 से ऊपर बाघ इंडिया में है। तो मैं बता रहा था 2700, जबकि वो 3200 से ऊपर बाघ जो है इंडिया में, सॉरी 2967 2967 बाघ जो है इंडिया में है। अब क्या कह रहा है कि TX2 का लक्ष्य एकल प्रजाति यानी कि सिंगल स्पीसीज के लिए निर्धारित किए गए सर्वाधिक महत्वाकांक्षी संरक्षण लक्ष्यों में से एक है। तो याद रखिएगा कि TX2 का जो लक्ष्य है वो एकल प्रजाति यानी कि सिंगल स्पीसीज के लिए निर्धारित किए गए सर्वाधिक महत्वाकांक्षी संरक्षण लक्ष्यों में से एक है। कि बहुत ऐसे इस प्रकार के जो लक्ष्य होंगे उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अवार्ड जो है वो कब दिया गया, किसको दिया गया, इससे पहले किसको दिया गया, एक बार नेपाल को भी शायद मिल चुका है 2021 में, 2020 में इंडिया को मिला था और 2022 में पुनः इंडिया को मिल रहा है TX2 अवार्ड। तो 2020 में TX2 अवार्ड बाघ संरक्षण अवार्ड नाम से एक वार्षिक अवार्ड को लॉन्च किया गया। ठीक है, 29 जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ एक वार्षिक अवार्ड है ये TX2, ये बाघ संरक्षण अवार्ड। तो 2 श्रेणियों में दिया जाता है, पहला है TX2 अवार्ड और दूसरा है बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड, टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है ना, TCE है, टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड, और पहला था TX2 अवार्ड। तो देखते हैं TX2 अवार्ड किसी ऐसे साइट को या स्थल को दिया जाता है जहां 2010 की तुलना में बाघों की संख्या दुगनी हो गई, क्योंकि मेन टारगेट क्या था कि दुगना कर देंगे और दुगना हो जाएगा तो अवार्ड देना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, और उसने TX2 लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दिया हो, पहला ही हो गया। और बाघ संरक्षण उत्कृष्टता योगदान जो है तो ये जो बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड है वो 5 क्षेत्रों में से 2 या अधिक में अगर आप उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हो, कोई स्थल अगर ऐसा है जो उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करता है तो उसे दिया जाता है। तो ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाघों, उनके शिकार की आबादी की निगरानी एवं अनुसंधान पहला, प्रभावी स्थल प्रबंधन दूसरा, विस्तारित कानून प्रवर्तन संरक्षण और रेंजर कल्याण सुधार चौथा, समुदाय आधारित संरक्षण लाभ और मानव वन्यजीव संघर्ष का संबंध, और 5वां है आवास एवं शिकार प्रबंधन। आगे चलते हैं तो कह रहा है TX2 बाघ संरक्षण अवार्ड्स निम्न संगठनों अथवा कार्यक्रमों की भागीदारी में प्रदान किए जाते हैं। इसे आप नाम रखिए या इसके नाम में से कुछ याद रखिएगा। अगर आप सब याद रख पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो मोर देन 1 पूछेगा। UPSC में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रश्न UPSC के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ। तो कौन कौन से ऐसे संगठन अथवा कार्यक्रम हैं जो TX2 बाघ संरक्षण अवार्ड में भागीदारी देते हैं? पहला, कंजर्वेशन अस्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स CA और TS। ठीक, दूसरा, फ्लोरा एंड
फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, तीसरा ग्लोबल टाइगर फोरम, चौथा IUCN, पांचवा पैंथेरा, छठवां UNDP लॉयंस शेयर, सातवां वन्य जीव सोसाइटी संरक्षण सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, WWF की टाइगर्स अलाइव पहल, यानी कि टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव ऑफ WWF। तो ये 8 हैं टोटल। अगर कभी पूछेगा तो UPSC या मोर देन वन टाइप ही क्वेश्चन इसमें पूछेगा, परंतु मुझे लगता है, जो पर्सनल मेरा व्यू है, कि इससे UPSC में ही क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इतनी डेप्थ चीज़ें UPPCS में नहीं पूछेंगे। इसमें से 1-2 का नाम देकर डायरेक्टली पूछ सकता है। वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं तो 25 फरवरी को ये जो है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य टाइगर सेंचुरी को जो है दिया गया है TX2 अवार्ड 2021, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है बर्दिया नेशनल पार्क को TX2 अवार्ड दिया गया है 2021 का, नेपाल को दिया गया है। बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल में है, तो TX2 जो है 2 जगह पे दिया गया है। भारत को दिया गया है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को, और नेपाल में दिया गया है बर्दिया, ये TX2 अवार्ड। ओके, 25 जनवरी को ये बटा है, 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस है, 26 जनवरी को आपको पता ही है कि संविधान को अंगीकृत किया गया, मतलब संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, अंगीकृत तो पहले ही कर लिया गया था, ठीक है। 30 जनवरी को बापू को गोली लगी थी, यानी कि उनकी डेथ हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, और भी बहुत सारे दिन हैं, जैसे 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, और 23 को सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दिन हैं, और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो पिछले पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि नेपाल स्थित खाटा वन संरक्षण क्षेत्र जो है उसको बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड 2021 का दिया गया है, जो कि मैंने बताया कि 5 क्षेत्र होते हैं, उसमें से अगर आप कोई 2 क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपको दिया जाता है। तो खाटा वन संरक्षण क्षेत्र याद रखेंगे आप, जो कि आपका नेपाल का है। तो नेपाल को 2 मिला है, एक बर्दिया नेशनल पार्क को TX2 मिला है, और खाटा वन संरक्षण क्षेत्र को आपका बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड, यानी कि टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य के बारे में जानते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सत्यमंगलम से क्वेश्चन आए या मत आए, तमिलनाडु के जो बाकी बाघ अभयारण्य हैं उसको, और पूरा फोकस रहेगा कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, सबसे छोटा बाघ अभयारण्य, हाल ही में शामिल जो 53वां है आपका, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, पिछले कुछ वर्षों में 2-3 बाघ अभयारण्य जो आए हैं, 51वां, 52वां, 53वां, ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर न्यूज़ आती है तो उससे रिलेटेड चीज़ों से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए, फिर भी पेपर सेटर के मन में क्या चल रहा है वो किसे पता। चलिए, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है, मैंने बताया था, ईरोड जिला है वहाँ पर स्थित है। 2013 में इसे बनाया गया था बाघ अभयारण्य, कितनी दूरी में है इससे कोई मतलब नहीं है। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का ही हिस्सा है, यानी कि जो नीलगिरी जैवमंडल लैंडस्केप है उसी का एक अंग है, जहाँ बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, ठीक है। यह बाघ अभयारण्य नीलगिरी और पूर्वी घाट लैंडस्केप के मध्य एक महत्वपूर्ण बफर अर्थात महत्वपूर्ण संपर्क का काम कर रहा है। यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण बाघ आवास है, मुदुमलाई बाघ अभयारण्य, बांदीपुर बाघ अभयारण्य और BRT बाघ अभयारण्य, उनसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक। 2011 में इस बाघ अभयारण्य में मात्र 25 बाघ थे, लेकिन वर्तमान में संख्या जो है 80 है। तो ये बाघ अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2013 में जब इसे बनाया गया, ठीक ना, किसे बनाया गया, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को जब बाघ अभयारण्य बनाया गया 2013 में, तो उसके 2 वर्ष पहले मात्र 25 बाघ थे, परंतु आज लगभग 10 साल बाद वहाँ पर बाघों की संख्या 2 गुनी क्या 3 गुनी हो चुकी है। 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 25 या 75, या 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 = 75, तो 3 गुनी हो चुकी है। निष्कर्ष क्या है कि जो बाघ संरक्षण हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया के, उसके तहत वर्ष 2022 से 4 वर्ष पूर्व 2018 में ही बाघों की संख्या दुगनी करने की उल्लेखनीय उपलब्धि इसने प्राप्त कर ली थी। और 2018 में अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है। 70% आबादी जो है भारत में ही है। तो हर अवार्ड, मुझे लगता है कि अगर 2 अवार्ड मिल रहा है,
एक टाइगर कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड और दूसरा आपका TX2। तो इसमें से कोई एक हर वर्ष, मेरा जो आशा है वो भारत को ही मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में ही जब 2967 या 2967 बाघ है, 3200 आउट ऑफ 3200, 3200 में से, तो जब इतने ज़्यादा भारत में ही है तो भारत को मिलना लाजमी सी बात है हर 2 वर्ष पे या 1 वर्ष पे। वो फिर कह रहा है कि TX2 बाघ संरक्षण अवार्ड 2020 का किसको मिला था, तो पीलीभीत बाघ अभयारण्य को 2020 का TX2 अवार्ड मिला था। और सीमा पारी ये मानस संरक्षण क्षेत्र जो आपका है उसको 2020 में प्रदान किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत मानस नेशनल पार्क था, भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क शामिल था। तो ये कुछ बातें थी आपका बाघ अभयारण्य से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारतीय रिपोर्ट। आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। PDF जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में करो, कि अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जैसे मैंने जो वीडियो अभी अपलोड करनी है या कर रहा हूँ, ये वीडियोज़ पहले दिन थोड़ी सी ब्लर चलती है। आप अगर उसे नेक्स्ट डे सर्व करोगे, नेक्स्ट डे अगर आप उसको वॉच करते हो तो HD क्वालिटी में हो जाती है। जो भी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं लोगों के बीच में, और पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो उनके लिए एक सुझाव है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। मोटिवेट होने के लिए 3 से 4 जो UPSC हिंदी का एक पंचायत और बिफोर पंचायत शो है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें 1 घंटे लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने अपने पेपर या नोट्स का रिवीजन किया जाए, और फिर नेक्स्ट 1 आवर में उससे रिलेटेड या पीछे पढ़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो 2 घंटे आप ये कर सकते हैं। और लाइब्रेरी मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेनी चाहिए जिनके घर पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, या भीड़ भाड़ नहीं भी है तो 1 महीने के लिए, जो 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन को, तो कंसंट्रेशन के लिए आप लाइब्रेरी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि जो कंटेंट अभी चल रहा है, जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको कितना हेल्पफुल है, आपको उसमें से कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्योंकि मार्च अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अप्रैल मई की या मई जून की जो पत्रिका आएगी वो भी महत्वपूर्ण होगी। तो निशांत सर ने एक पत्रिका इससे पहले जनवरी फरवरी की करा दी है, वो आप जा करके प्लेलिस्ट में ढूंढ करके देख सकते हैं। अभी मैं मार्च अप्रैल की पत्रिका करा रहा हूँ, इसके बाद जो है मई जून की पत्रिका आएगी। कोशिश करिएगा कि जो निशांत सर ने पत्रिका कराई है जनवरी फरवरी की, उसे, और जो मैं अभी पत्रिका लेकर के चल रहा हूँ जो कि मार्च अप्रैल की पत्रिका है, इसे, इन दोनों पत्रिकाओं को आप इनके सारे वीडियोस ज़रूर देखें। उसके साथ साथ आप इन पत्रिकाओं को, अगर आपको मैनेज हो पाए तो कहीं से परचेज़ कर लें। अगर नहीं मिलती हैं ये पत्रिकाएं तो आप वीडियोस को स्लो डाउन करके, लाइक 0.75x या 0.5x पर प्ले करके आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लें। क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 पत्रिकाएं जो कि लगभग 4 महीने को कवर करेंगी या 3 महीने को कवर करेंगी, ये 2 पत्रिकाएं आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 प्रश्नों को लेकर के आएंगी। उसके साथ साथ अगर आप ये चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हो तो उसके लिए निशांत सर द्वारा जो इस समय करंट अफेयर का एक शो लेकर के आ रहे हैं 2 घंटे लगातार, उसमें वो बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपका, जिसके आने की संभावना या प्रायिकता ज़्यादा है। तो आप उनके शो को भी बिल्कुल देख सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर आपको करंट अफेयर्स फोकस्ड पढ़ना है तो उसके लिए UPSC हिंदी जल्दी ही ऐड एक लेकर के आएगी, गौरव सर या कोई और लेकर के आएगा, जिसमें आपके प्री टाइम बैच के साथ साथ, जो हमारे मित्र प्री टाइम नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने प्री की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, प्री टाइम बैच का एक बैच आ रहा है। उसके साथ में करंट अफेयर्स का एक बैच आ रहा है, जिसमें लगभग 500 करंट अफेयर जो कि महत्वपूर्ण होंगे उनको कवर किया जा रहा है। तो हमारे ऐसे सभी दोस्त जिन्हें करंट अफेयर पढ़ने का समय उतना नहीं मिल पाया था, वो इधर 10 दिन में, 5 दिन में, जब भी वो बैच मतलब लॉन्च होता है उसके कुछ हफ्तों में करंट अफेयर एग्जामिनेशन से पहले पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। और ये 500 वो करंट अफेयर्स होंगे, मैं एक बार और बता चुका हूँ, जिसको हमारी कोर टीम, जो 5 लोगों की टीम है, उन्होंने खुद जो है इसको विभिन्न जगहों से, समाचार पत्रों से, जो न्यूज़ आइटम्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो पत्रिकाएं हैं, ठीक है, और ख़ुद से माहौल देख करके, जैसा
पूछे जाने की जो भी प्रायिकता है, गौरव सर ने खुद अपने मार्गदर्शन में इसको प्रिपेयर करवाया है। और ये 500 करंट अफेयर्स के प्रश्न हमारी टीम के द्वारा मतलब स्वतः ही प्रिपेयर किए गए हैं, ये बता रहा हूँ मैं, कोर के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। तो इसमें से प्रश्न लड़ने की संभावना, मैं यूपीएससी की तो पूरी गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट पीसीएस लेवल के जो यूपी का बेसिकली पीसीएस है या आरओ के एग्ज़ाम जो भी होंगे, उसमें इन 500 प्रश्नों में से आपके 50+ % प्रश्न, यानी कि जितने भी प्रश्न आते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम में 30 प्रश्न पूछे गए तो 15 से 20 प्रश्न हू बहू, ठीक है ना, सेम विदाउट डेटा चेंज आपके पूछे जाने की पूरी प्रायिकता है। ठीक है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, बट प्रायिकता है, क्योंकि वो बहुत टॉप रेटेड क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में रहे और स्टैटिक से भी उनका ताल्लुकात है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं इन जो भी नए टेस्ट सीरीज़ और इस तरह की योजनाएं आ रही हैं। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। 2 दिन लेक्चर्स नहीं आए थे, अब आज ही मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।